Hello friends, this is Sony here and I welcome you to Bharati Institute Competition Classes. जैसे कि आपके पीसीएस बीईओ की डेट आ चुकी है एग्जाम की और हमारे चैनल पे आप सभी के लिए ज्योग्राफी की क्लासेस चलाई जा रही है। इंडियन ज्योग्राफी की चल रही है। उसमें फर्स्ट चैप्टर अभी आपका चल रहा है भारत का आकार और स्थिति। ठीक है, तो उसका पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। जिसने नहीं देखा है चैनल पे जाके देख सकते हैं और जिसने भी नहीं सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सभी सब्सक्राइब कर लें। और आज आपका इस चैप्टर का लास्ट पार्ट और पार्ट 3 है। ठीक है, तो हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं पार्ट को। इसके पहले हमने जो सेकंड पार्ट में कहाँ तक समझा था, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात हो रही थी। तो सबसे पहले वही पॉइंट हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पॉइंट को क्लियरली समझिएगा। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि ये जो पॉइंट है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का, ये अभी इस चैप्टर से भी रिलेटेड है और उसके बाद ये आपका करंट से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके लिए आप इसे समझिए ध्यान से। पहले कितने राज्य थे हमारे यहाँ? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित। ठीक है, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। कब तक थे? 31 अक्टूबर 2019 तक। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 तक 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे भारत में। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। एक आपका जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। यहाँ पे देख सकते हो ये हिस्सा आपका पीओके पड़ता है। मैप में देखिए ये पीओके है और ये यहाँ से इसको 2 पार्ट है। इधर वाला हिस्सा आपका जम्मू कश्मीर में आता है, इधर लद्दाख में आता है। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो 31 अक्टूबर को क्या हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बनी जम्मू कश्मीर को विभाजित करके। ठीक है, तो 31 अक्टूबर को अब बात ये आती है 31 अक्टूबर को ही क्यों चुना गया। 31 अक्टूबर को हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और यहाँ इस दिन किनकी जयंती होती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इस दिन जयंती होती है। और इस दिन को इसलिए चुना गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संघ में शामिल करने के लिए। इसका एक रीजन है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका ये मतलब है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसके बाद बहुत सारी देसी रियासतें थी जिनको संघ में शामिल किया गया था और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो इसलिए जम्मू कश्मीर को संघ में शामिल करने के लिए, उसे संघ शासित प्रदेश बनाने के लिए उनकी जयंती को चुना गया था। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है, इसलिए ये डे चुना गया था। ओके, तो इस दिन क्या हुआ था, जब हमारे एक राज्य कम हो गया तो कितने राज्य बचे? 28 राज्य। ठीक है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश और बन गए तो 7 2 कितना हो गया? 9। ठीक है, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब फिर उसके बाद एक चेंज और हुआ, मेजर चेंज। फिर उसके बाद आता है हमारा 26 जनवरी। 26 जनवरी 2020 को क्या होता है? 26 जनवरी 2020 को जो दादर नागर हवेली और दमन और दीव यूनियन टेरिटरी है, गुजरात की सीमा पे और महाराष्ट्र की सीमा पे लगते हैं दोनों। तो इसमें क्या हुआ, इन दोनों को मर्ज करके या फिर बोल सकते हैं इन दोनों का विलय करके एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई। तो यहाँ तक देखिए 31 अक्टूबर को क्या हुआ था, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। और फिर 26 जनवरी 2020 से क्या हुआ, दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय जब हो गया तो हमारे पास कितने राज्य बचे? राज्य तो 28 ही है, लेकिन फिर हमारी यूनियन टेरिटरी कम हो गई क्योंकि 2 का 1 में विलय हो गया। तो कितने बचे? 8 केंद्र शासित। ठीक है, तो अभी करंट में हमारे यहाँ कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, आई होप। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम इंडिया के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके पहले पार्ट 2 में हम तटरेखा से आपका क्लास की एंडिंग हुई थी। तो तटरेखा, स्थल सीमा, ये सब चीजों के बारे में कितनी होती है सब वहाँ पे समझाया था आप लोगों को। जिन्होंने भी क्लासेस नहीं देखी है वो देख सकते हैं जाकर के। यहाँ पे अब हम जानेंगे, जब तटरेखा की बात हो रही थी तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तटीय राज्य कौन कौन से और वो कितने हैं। तो तटरेखा आपकी कहाँ से शुरू होती है? गुजरात से लेकर के और ये पश्चिम बंगाल तक हमारी मुख्य भूमि की तटरेखा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इससे जो लगे हुए राज्य होंगे वो तटीय राज्य होंगे। ठीक है, तो तटीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ओके, इतना क्लियर हो गया। अभी कितने हैं ये भी गिन लेते हैं।
एक कभी कभी संख्या भी पूछा जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तटीय राज्य हमारे कितने हैं इंडिया में? तटीय राज्य की संख्या कितनी है? 9। ओके, इतना समझ में आ गया। अब एक बात और आती है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, ये आपके पड़ोसी देशों के बारे में पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको बताया था, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन वहां पे आई हूँ, मेरे ख्याल से एक पॉइंट रह गया था बताने के लिए, वो यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जैसे कि आपको पड़ोसी देश ले लिया जाता है कोई भी, और उससे ये पूछा जाता है कि वो हमारे इंडिया के कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, कितनी राज्यों से सीमाओं को स्पर्श करता है। तो जैसे पाकिस्तान का आपको अधिकतर पूछा जाता है, तो पाकिस्तान कितने राज्यों से सीमा स्पर्श करता है, बाउंड्री शेयर करता है। तो कहाँ से, देखिए आप यहाँ से पाकिस्तान की स्टार्टिंग हो रही है, मैप में समझिए, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, जम्मू कश्मीर तक जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से कितने राज्य को कवर कर रहा है, देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब और यहाँ पे जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो अभी तक क्या ऑप्शन रहता था, 4 राज्य या फिर इनके नेम दिए रहते थे, ओके। लेकिन अब क्या हो गया है, इसको तो ये तो यूनियन टेरिटरी बन गई ना, तो अब 4 राज्य ना होके 3 राज्य बोलेंगे हम। कितने को स्पर्श करता है? 3 राज्य और एक यूटी, यूनियन टेरिटरी, ओके। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर जो कि अब यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बांग्लादेश से भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बांग्लादेश कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो देखते हैं बांग्लादेश कितनी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। मैप में देखिए, ये आपका बांग्लादेश ये बना हुआ है, ठीक है। बांग्लादेश देखिए, मेघालय है बांग्लादेश के ऊपर, ये मेघालय, फिर इधर देखिए असम की बाउंड्री आ रही है, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, और ये इधर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। बांग्लादेश कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? 5 राज्यों की, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, इतना क्लियर हो गया। और उसके बाद में अब एक पॉइंट यहाँ पे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आता है, यूपी के बारे में। ये है कि यूपी एक ऐसा राज्य है भारत का जो कि सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा स्पर्श करता है या बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं। देखते हैं कौन कौन सी लगती हैं। ये आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश से कौन सी सीमा लग रही है? देखिए इधर से एक साइड से स्टार्ट करते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। कितने हो गए राज्य? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि यूपी से कितने राज्य लगते हैं? 8 राज्य, ठीक है। 8 राज्य लगते हैं। और एक ये देखिए दिल्ली की भी सीमा स्पर्श हो रही है, तो एक यूटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। यूपी से 8 राज्य लगते हैं और एक यूनियन टेरिटरी जो कि दिल्ली, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका एक पॉइंट और क्लियर हुआ है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ है? ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है और झारखंड बिहार से, ठीक है। अब आते हैं बात पश्चिम बंगाल पे। पश्चिम बंगाल से क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिम बंगाल किन किन पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल किन किन पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो पश्चिम बंगाल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप होता है, क्योंकि इसे मैप में समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ पे और नेपाल यहाँ पे, लेकिन ये नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। देखिए ये यहाँ से ये पतला सा जाता है और यहाँ नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है, ठीक है। और ये इधर आकर के भूटान की सीमा को भी स्पर्श करता है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को तो स्पर्श करता ही है। तो पश्चिम बंगाल कितने को स्पर्श करता है? 3 देशों को, ठीक है। 3 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है। कौन कौन से? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अभी ये जैसे कि आपका पश्चिम में क्या है? अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में आगे जाके हिंद महासागर पड़ता है, ठीक है। हमारा अरब सागर में क्या स्थित है? लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव द्वीपीय देश है जो कि वो स्थित है।
और यहाँ पे देखिए बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ से क्वेश्चन भी होता है पुटअप आपका। पहले तो बात आती है मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन सा है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट आपसे पूछा जाता है, तो वो है हमारा कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ से हमारी 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कहाँ तक जाती है? ऊपर जम्मू कश्मीर तक। ये आपका अक्षांशीय विस्तार, ये सब पहले चैप्टर में बता चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद जब हमसे दक्षिणतम बिंदु पूछता है, दक्षिणतम का मतलब ही हो जाता है कि सबसे ज्यादा दक्षिण में जो है। ठीक है, यानी कि जो मुख्य भूमि का बिंदु है उससे भी दक्षिण में, यानी कि यहाँ देखिए, ये यहाँ बोर्ड में जब आप देख रहे हो तो अंडमान और निकोबार आपको इसके इक्विवेलेंट बराबर ही लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब रियल मैप में देखोगे, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है इसलिए बराबर ही लग रहा है आपको, ये जब रियल मैप में देखोगे तो जो अंडमान निकोबार है हमारा स्थित बंगाल की खाड़ी में, वो ये कन्याकुमारी से भी दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो कन्याकुमारी से 8 डिग्री 4 मिनट रेखा जाती है अक्षांशीय विस्तार जो है हमारा, लेकिन अंडमान और निकोबार इससे भी दक्षिण में स्थित है। तो दक्षिणतम बिंदु कहाँ है हमारा? निकोबार में। अब अंडमान निकोबार को थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। अंडमान निकोबार ये 2 द्वीप समूह है। ये देखिए बीच में थोड़ा सा गैप है यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये बीच में गैप है। तो इसका जो उत्तरी वाला हिस्सा है ऊपर का, इसे अंडमान बोलते हैं। यहाँ पे भी छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है और यहाँ पे भी, और दक्षिणतम पॉइंट साइड को बोलते हैं निकोबार। यहाँ पे भी छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है। इन सब के बारे में डिटेल में जब हम द्वीप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी इतना जान लेते हैं। और जो हमारा दक्षिणतम बिंदु, जो निकोबार का दक्षिणतम द्वीप है, सबसे लास्ट द्वीप है, वो है ग्रेट निकोबार। ठीक है, कौन सा है? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार पे ही भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और ये कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब बात आती है उत्तरी बिंदु की। तो उत्तरी बिंदु ये जहां से आपकी 37 डिग्री 6 मिनट रेखा जाती है, वो है उत्तरी बिंदु, और वो उसका क्या नाम है? ठीक है, इंदिरा कॉल। ये है उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जहां से 37 डिग्री 6 मिनट रेखा जाती है। ठीक है, अब बात आती है दक्षिण, दक्षिणतम और उत्तर हो गया। अब पश्चिम और पूर्व की बात आती है। तो पश्चिम, सबसे पश्चिमी राज्य क्या है? गुजरात। तो जाहिर सी बात है यहीं पे पॉइंट भी होगा हमारा। पश्चिमी बिंदु है सरक्रीक। कहाँ पे है ये? गुजरात में। अगर आपसे सबसे पश्चिमी स्टेट पूछते हैं तो गुजरात है, और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गुजरात का सरक्रीक। ठीक है, और फिर जब पूर्वी बिंदु की बात आती है तो हमारा सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से 97 डिग्री 25 मिनट रेखा जाती है, देशांतर रेखा। और सबसे पूर्वी बिंदु क्या है यहाँ पे? किविथू। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु है किविथू। एक बार देख लेते हैं। दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार पे स्थित है। उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट रेखा जाती है। और पश्चिमी बिंदु है सरक्रीक, गुजरात में है। पूर्वी बिंदु है किविथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज यहाँ से आपका और पूछता है, यहाँ से पूछता है कि ये जो आपके पूर्वी राज्य है, पूर्वी राज्य जो कि कौन कौन से देख लेते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक बार और देख लेते हैं कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। और ये सभी किस नाम से जाने जाते हैं? 7 सिस्टर्स। ठीक है, ये सभी 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन से 7 सिस्टर राज्यों में से नहीं है। ठीक है, ऐसे करके पूछता है ये क्वेश्चन। अब एक चीज और है, सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य और सबसे लंबी तट रेखा, इन सब के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये तटीय राज्यों के बारे में आपने जान लिया था, तो अब पूछता है कि सबसे
लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, ठीक है। सबसे लंबी तट रेखा कहाँ की है? गुजरात, ठीक है। और सबसे छोटी गोवा। देखिए, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है और सबसे छोटी तटरेखा है गोवा की। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब बात आती है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो जब क्षेत्रफल के अनुसार क्वेश्चन पूछता है तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा तो हमें याद ही रखना चाहिए, बल्कि कम से कम हमें 4 नंबर तक के याद रखने चाहिए स्टार्टिंग से, क्योंकि अधिकतर होता है कि 4 नंबर तक के क्वेश्चन में पूछा जाता है आपके। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम 4 नंबर तक जानते हैं कौन कौन से राज्य हैं। क्षेत्रफल के अनुसार फर्स्ट आपका आता है राजस्थान, सेकंड है मध्य प्रदेश, फिर थर्ड है महाराष्ट्र, फोर्थ है यूपी, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर यूपी, ठीक है। यूपी का नंबर याद रखिए क्योंकि यूपी की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और उसके बाद जब सबसे छोटा राज्य की बात होती है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए, सबसे छोटी तटरेखा भी गोवा की है और सबसे छोटा राज्य भी गोवा ही है, ठीक है। सबसे छोटी तटरेखा भी गोवा की और सबसे छोटा राज्य भी हमारा गोवा ही है। और उसके बाद जनसंख्या में जब पूछा जाता है जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य, तो जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, ओके। देखिए, सबसे छोटा राज्य अगर ऐसे पूछता है तो गोवा है, सबसे छोटा राज्य गोवा। और अगर क्षेत्रफल के अनुसार, और जब जनसंख्या में सबसे छोटा पूछता है तो जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम है। ये जो भारत में, ये नेपाल के बगल में जो उठा हुआ भाग होता है मैप में, यही होता है, यही है सिक्किम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तो हो गई राज्यों की बात। अब बात आती है जिले की। कभी कभी जिला भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला है गुजरात का कच्छ, ठीक है। सबसे बड़ा जिला क्या है आपका? गुजरात का कच्छ, ठीक है। और सबसे छोटा जिला पुदुचेरी का माहे है, जो कि केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। इसे समझिए, सबसे बड़ा जिला अगर पूछते हैं तो गुजरात का कच्छ है, और अगर सबसे छोटा जिला पूछता है तो क्या है? माहे, जो कि केरल राज्य में स्थित है, और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में है। और पुदुचेरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। पुदुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे 4 जिले हैं, ठीक है। पुदुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे 4 जिले हैं, और चारों जिले अलग अलग राज्यों में स्थित है या फिर 3 राज्यों में स्थित है, ठीक है। पुदुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका, जैसे कि कोई भी राज्य है या फिर कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है, अपना कुछ ना कुछ एरिया होता है। लेकिन पुदुचेरी ऐसा राज्य है जिसका कोई अपना अलग से एरिया नहीं है। ये इसके जो इसमें 4 जिले पाए जाते हैं, और जो 4 जिले हैं वो 3 अलग अलग राज्यों में स्थित है, ठीक है। और वो क्यों है ऐसा, ये भी आगे अभी आपको बताते हैं। फर्स्ट है आपका माहे, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा। सबसे छोटा जिला माहे कहाँ पे स्थित है? केरल में, ठीक है। और इसके बाद माहे केरल में, और उसके बाद एक आपका आता है पांडिचेरी। पांडिचेरी तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। इसके बाद है पांडिचेरी जो कि तमिलनाडु में है, और एक है कराईकल, ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है।
और फिर यहाँ पे आता है एक यनम। यनम कहाँ है? आंध्रा में, आंध्र प्रदेश। ठीक है। पुदुचेरी में 4 जिले हैं, कौन कौन से? माहे, पांडिचेरी, कराईकल और यनम। माहे कहाँ है? केरल में, पांडिचेरी तमिलनाडु, कराईकल भी तमिलनाडु में है और यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ओके, अब मैप में इनकी स्थिति जान लेते हैं। ये केरल राज्य, केरल में माहे ये लगभग यहाँ पास पड़ता है। ठीक है। और जब हम तमिलनाडु में आते हैं तो पांडिचेरी यहाँ पे पड़ता है और कराईकल यहाँ पे, और यनम ये आंध्र प्रदेश में इस पॉइंट पे यनम पड़ता है। ठीक है। ये 4 जिले 3 अलग अलग राज्यों में स्थित है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसियों, जब पहले क्या कहते हैं, फ्रांसीसियों का शासन था, वो यहाँ पे रहते थे और इसलिए यहाँ से बाकी राज्य जो थे अंग्रेजों ने उनसे छीन लिया था। यहाँ पे फ्रांसीसियों का केवल राज्य चलता था। तो इस वजह से ये जिले क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, जो कि 3 अलग अलग राज्यों में। इतना क्लियर हो गया होगा आपका? ठीक है। तो ये चैप्टर आज आपका फिनिश हो चुका है। ठीक है। इसके 3 लेक्चरों में फिनिश हुआ है। तो आप सभी देख सकते हैं, जिन्होंने आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो सभी देख सकते हैं जाके चैनल पे। और इसके बाद, जैसा कि इसके पहले आपका एक अक्षांश और देशांतर चैप्टर कंप्लीट करवाया गया था और उसमें मैंने बोला था कि जैसे जो जो चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे उससे रिलेटेड जो भी संभावित प्रश्न हैं और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं उन सभी का चैप्टर खत्म होने के बाद में एक टेस्ट होगा। तो अब ये आज चैप्टर आपका खत्म हो गया है, तो इसका जो नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी वो इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे आपका जो भी संभावित प्रश्न है और करंट से रिलेट करके बन रहे हैं, आगे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, या फिर जो ऐसे संभावित हो रहे हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो भी रिलेट करके हैं वो सारे क्वेश्चंस का आपका टेस्ट होगा। तो अगर आपने तैयार नहीं किया चैप्टर तो तैयार कर सकते हो आप चैनल पे देख के। और इसके बाद जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको डेली वीडियोस मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में आप हमें अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।